दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लिए लाए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो इसमें हम जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बता चुके हैं। तो जैसा कि हम फिर से कहेंगे कि हम जो डाटा उपलब्ध करा रहे हैं वो आपको यूट्यूब पर कहीं भी किसी पर भी नहीं मिलेगा। तो हम जो है पहले इसकी थ्योरी कराएंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, पब्लिक सर्विस कमीशंस में, जितनी भी स्टेट पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जो है निचोड़ निकालेंगे। प्रश्न भी कराएंगे। पहले हम जो है इसकी इम्पोर्टेंट जो है अपनी थ्योरी कर लेते हैं, इसका नोट्स कर लेते हैं। उसके बाद चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गुप्त वंश ने जो है, गुप्त वंश ने सबसे पहला प्रश्न आता है, गुप्त वंश ने कब से कब तक राज किया था। तो गुप्त वंश ने जो है तकरीबन 225 ईस्वी तक राज किया था, यानी कि 275 से लेकर के 550 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया था। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में जो है महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और गुप्त साम्राज्य का जो वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, वो मौर्य वंश था, ये है गुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने 319 से 335 ईसा तक शासन किया था। तो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त ने जो है 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। और इसने अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए कि वो कितना महान है, उसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। जो महाराज, जो पहले वो महाराज रखते थे, अपना नाम के आगे महाराज लगा देते, उसको हटा करके पहला आपका शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने जो है महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये और एक महाराज अधिराज वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको आगे मिलेगा भी। तो उस गुप्त संवत का जो प्रवर्तक था वो चंद्रगुप्त मौर्य ही, चंद्रगुप्त प्रथम ही था। और इसने जो है इसके प्रारंभ जो 319 ईस्वा में की थी। एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, इन्होंने अपनी इनकी जो एक रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी एक बुक का नाम है, उसमें उन्होंने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। भारत का नेपोलियन किसको कहा है? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप इनके नोट्स बनाते चलें साथ के साथ, बाकी थ्योरी हम आपको कवर करा ही देंगे। उसके बाद है इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है अभिलेख, जो इलाहाबाद का जो अशोक का स्तंभ अभिलेख है, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है समुद्रगुप्त का, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। तो इसे क्या कहा गया है? इलाहाबाद के स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। उसके बाद इसने इस जो हमारा प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, और जैसे कि संधि विग्रहिक, खाद्य पाकिक, कुमारमात्य तथा महादंड नायक। अब ये अशोक द्वारा निर्मित था और ये कौशाम्बी में स्थित था। बाद में क्या होता है, अकबर जो है इसे इलाहाबाद में स्थापित करवा देता है। ये वैसे मूलतः कहाँ पर था? मूलतः ये पहले शुरुआत में कौशाम्बी में था, बाद में प्रयाग प्रशस्ति को जो इलाहाबाद में अकबर के द्वारा लिया जाता है। और इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बीरबल का भी उल्लेख है। तो इन्होंने उस समय समय पर अपनी भी कुछ ख्यातियाँ उसमें जड़वाई थी। उसके बाद है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य कहलाता है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका अन्य नाम जो देवगुप्त मिलता है वो भी इसी अभिलेख के अंदर मिलता है। तो देवगुप्त किसका नाम है? उपनाम किसका है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का। इसका प्रमाण जो है सांची वाकाटक के अभिलेखों से भी मिलता है। उसके अन्य नाम जो हैं देवराज, देवश्री भी मिलते हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम जो है देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। एक मेहरौली का लेख है जिसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। तो मेहरौली के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। और दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ भी प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप रखा हुआ है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, और उस चंद्र राजा को
जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ही माना जाता है, जो कि गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। जो मेहरौली है उसमें चंद्र नाम के राजा का वर्णन किया है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना गया है। उसके बाद है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में ही परास्त कर पश्चिम भारत से शक सत्ता का उन्मूलन किया था। तो इसने शक सत्ता को उखाड़ फेंका था, इसीलिए इसको शक विजेता कहा जाता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अंतिम शक शासक कौन था, तो ये था राजा रुद्र सिंह तृतीय। उसके बाद है शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक अन्य उपाधि शकारी भी कहते हैं। शक आरी यानी कि शकों का अरी, अरी मतलब शत्रु। और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है चांदी के सिक्के भी चलाए थे, और चांदी के सिक्कों को जो है गुप्त काल में रूपक यानी कि रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा जो है चीनी यात्री फायान ने भी की है, और इसने नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के जो उत्कृष्ट जो महाकवि थे वो थे महाकवि कालिदास जी थे, और उसके बाद धनवंतरी थे। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि धनवंतरी और कालिदास किसके नवरत्न थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के। उसके बाद जो तीसरे खगोल वैज्ञानी थे वराहमिहिर भी थे, और चौथे कोषकार थे जिनका नाम है अमर सिंह, और पांचवें वास्तुकार शंकु, तथा छठवें जो रत्न का नाम मिलता है वो था रत्न फलित ज्योतिषी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर था जिसका नाम था क्षपणक। क्या नाम था? क्षपणक। सातवें विद्वान का नाम जो बताया गया है वो था वररुचि। तो हम इसके नाम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि वो आपके विद्वानों को कभी नाम पूछने लगे, नाम दे करके एक अलग नाम दे दे कि भाई आप इनमें से बताइए कि कौन विक्रमादित्य का नवरत्नों में शामिल नहीं था, तो आप उसको आसानी से निकाल सकें। आप इनको जो है एक जगह नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको आसानी रहे बाद में इसमें से क्वेश्चन ढूंढने में। आठवें जो एक जादूगर थे मैजिशियन, जिसको वैताल भट्ट कहा जाता है। देखिए विक्रम वैताल की कहानी आती है, आप लोगों ने देखा होगा विक्रम वैताल, तो ये विक्रमादित्य और वैताल भट्ट ये उसी के ऊपर बनाया गया है। और जो 9वें रत्न थे वो थे घटकरपर, जो कि एक महान कूटनीतिज्ञ थे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम, जिसको महेंद्रगुप्त भी कहते हैं, इसने 415 से 455 ईस्वी में तक शासन किया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सक्सेसर था। ये उसकी पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। और इसके समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है, जिनमें से बिलसड़ का अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम तथा गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बंगाल के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये है 3 ताम्रपत्र जो है वो हैं धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र। तो ये 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। तो कुमारगुप्त की ही गुप्तकालीन स्वर्ण की मुद्राएं और रजत की कांसे की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। मुद्राओं पर उसकी उपाधियों में उसे महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र। तो महेंद्र के नाम से जान जाना कि महेंद्र जिसकी उपाधि के पीछे लगा हो वो कुमारगुप्त की है। उसके बाद कुमारगुप्त का सक्सेसर था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। तो स्कंदगुप्त था, इसने 455 से 467 तक राज्य किया। इसके स्वर्ण के जो सिक्के इसने जारी किए थे उसके मुख भाग पर जो है धनुष बाण लिए हुए एक राजा की आकृति है, तथा जो पिछला हिस्सा है उसमें पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्तीर्ण है। मतलब कि इसने जो अपने सिक्के चलाए थे उसमें आगे तो अपनी इमेज बनवाई थी, राजा है जो बनवाएगा तो अपनी इमेज बनवाएगा, उसने अपनी तीर धनुष के साथ बनवाई थी, और जो पिछला हिस्सा था उस पर लक्ष्मी जी की और स्कंदगुप्त की अपनी खुद की भी प्रतिमा उत्कीर्ण करवाई थी। जो उसके कुछ सिक्के हैं उन पे गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य भी अंकित है। तो क्रमादित्य जो है स्कंदगुप्त की क्या थी, आपकी उपाधि थी। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो हूणों के साथ पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश, और हूणों के साथ जो है स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। ये हूणों को जो है हरा देता है।
और ईसा की तीसरी सदी जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए थे। तो हूणों ने जो है रोमन साम्राज्य को जो है खत्म कर दिया था। रोमन साम्राज्य एक समय पे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके बाद है तोरमाण जो था भारत पर दूसरे हूण आक्रमण नेता था। जो तोरमाण वो नेता था जिसने दूसरा हूण था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो मध्य भारत के एरड़ नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका एक लेख मिलता है। तो वराह यानी कि वराह क्या होता है आपका, वराह होता है आपका शुकर की प्रतिमा पर खुदा हुआ इसका अभिलेख मिलता है, जिससे कि यह पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल में प्रथम वर्ष उसका सामंत था। तो धन्य विष्णु उसका सामंत था। मिहिर कुल हूण शासक तोरमाण का पुत्र था। मिहिर कुल आता है तोरमाण के बाद और उसका उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालदित्य ने लगभग 588 या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 के पश्चात मालव नरेश यशोमर्दन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित कर दिया गया था। तो यशोमर्दन ने जो है मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित कर देता है 495 ईसा पूर्व। उसके बाद गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि का एक प्रमुख बंदरगाह है जहां से उत्तर भारतीय व्यापार तथा साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा एवं सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का बंदरगाह कौन सा? तो पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था भृगुकच्छ यानी कि भड़ौच। अब उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्थाओं में श्रेणियों में बहुत विशेष महत्व था। ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अपने काम के टॉपिक की तरफ। तो देखिए गुप्त काल में जो था गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो गुप्त काल में गुजरात के अंदर, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु के अंदर वस्त्रों का उत्पादन होता था। और जो उसके वो थे गोदी यानी बंदरगाह थे जो ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अमीरकोडु, काबरी पत्तनम, मुजरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और बारबेरिकम ये सभी व्यापार के मुख्य केंद्र भी थे। अब चिकित्सा के बारे में आ जाते हैं। तो आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत से मिलती है। तो सुश्रुत और चरक दोनों वैद्य थे। धनवंतरी जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। ये आयुर्वेद शास्त्र का प्रकांड पंडित था। ये आयुर्वेद को बहुत अच्छे से जानता था। और भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ थे तथा गणितज्ञ थे। उन्हें सिद्धांत श्रोमणी तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो किसने की थी? सिद्धांत श्रोमणी और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना भास्कराचार्य ने। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अब बात करते हैं 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति, ज्या साइन, कोज्या कोसाइन या उत्क्रम इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। तो कॉस साइन कोसाइन का जो है वैल्यू भारत ने निकाली थी। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया में इनका उल्लेख भी मिलता है। 7वीं शती में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिंहासन का वर्णन भी मिलता है। अब आते हैं समुद्रगुप्त की कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। तो 8 प्रकार की मुद्राएं कौन सी हैं? पहली गरुड़ जिनमें गरुड़ का चित्र है, दूसरा धनुर्धारी जिसमें खुद का चित्र है, चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र है और चक्र प्रकार है, परशु है, अश्वमेध है, व्याघ्र हनन, व्याघ्र हनन है कि बाघ को मारते हुए है और वीणा वादन का प्रकार। ये 8 प्रकार की मुद्राएं हमें जो है गुप्त काल की प्राप्त हुई है समुद्रगुप्त की। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था और चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय कौड़ियों में करते थे। तो उस समय पे कौड़ी भी जो थी प्रचलित थी और जो फायान के अनुसार जो डेली का वेटेज था, डेली का सामान जो खरीदा जाता था वो कौड़ियों में खरीदा जाता था। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। देखिए गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। तो गुप्त शासकों में पूछ लिया जाता है किसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। एरण प्रयाग का जो है प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है जो एरण वहाँ से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य अभिलेख एरण से प्राप्त हुआ है जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो पहली भारतीय सती जिसका प्रमाण मिलता है वो गए गोपराज सेनापति की स्त्री। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे एक तो लगातार हूणों का आक्रमण हो रहा था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। उसके बाद है पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसाम के आगमन
आगमन तक गांव बन गया था। पाटलिपुत्र जो नगर था पहले हिंसा जब तक आया वो गांव बन गया था, इतनी शासन व्यवस्था खराब हो गई थी। मथुरा जैसा प्रमुख शहर, प्रमुख नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सौगरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मतलब मथुरा हुआ, कुम्भलहार हुआ, सोनपुरा हुआ, सौगरा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये जो गंगा घाटी के जो इलाके थे मोस्टली जहाँ पर लोग रहते थे वो सभी के सभी क्या हो गया, उनका नष्ट हो गया था। अब देखिए गुप्तकालीन साहित्य की बात करते हैं तो गुप्तकालीन साहित्य जो है प्रगति के आधार पर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की जो तीनों गुफाएं हैं 16वीं, 17वीं और 19वीं, ये गुप्तकालीन ही मानी जाती है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल में ही बनी हुई थी। इसमें 16वीं गुफा जो तथा 17वीं गुफा विहार तथा 19वीं गुफा चैत्य मानी जाती है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद क्या था, जो सामान्यतः षष्ठांश होता था, षष्ठांश मतलब कि 8वां हिस्सा होता था एक प्रकार से, 1/8। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है तथा भाग कर कहा गया। तो उद्रंग और भाग कर भूमि कर को बोला गया है। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की तरह 1/6 उपज का छठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम तथा उदक भाग कहा जाता था। तो सिंचाई पे जो टैक्स लगता था वो उदक भाग कहा जाता था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। हिरण्य जो था मौर्य काल में जो जो कैश में जो कर टैक्सेशन होता था उसको हिरण्य कहते थे। उसके बाद गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग हुआ। ये प्रश्न पूछा गया था कि गुप्त काल में रेशम को क्या कहा जाता था, कौशे कहा जाता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल के लोहे के उपकरणों का हेतु प्रसिद्ध थे। तो वारंगल यानी कि लोहे के यंत्र बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रसिद्ध थे, प्रसिद्धि में आए थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री शूद्र प्राकृतिक भाषा में बोलते थे जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे। मतलब जो शूद्र थे और स्त्री थी नाटकों में जो है शूद्र तथा प्राकृतिक भाषा में बोलते थे और जो उच्च कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। शूद्रक कृत मृच्छकटिकम नामक रचना में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था का नगर विषय में एक रोचक सामग्री मिलती है। तो एक शूद्रक जो है, शूद्रक के द्वारा जो रची हुई है मृच्छकटिकम, ये गुप्त काल के बारे में, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा वर्णन देती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। तो चारुदत्त एक जो ब्राह्मण होता था और एक गणिका की पुत्री थी वसंत सेना, उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन है किसमें, मृच्छकटिकम में। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। तो ये क्या मानते थे गुप्त साम्राज्य के, हम देवताओं से उत्पन्न हैं। अब गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर के संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। मतलब वो तो राजाओं का राजा था, बाकी छोटे छोटे राजा उसने बना रखे थे जो उसके लिए क्या करते थे, टैक्सेशन और अपने अपने इलाकों से उसको जो है प्रॉफिट ला करके देते थे। शतरंज का खेल भारत के गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। तो शतरंज सबका खेल का वर्णन कहाँ से हुआ, गुप्त काल से। भारत से बाद में ये भारत से कहा जाता है ईरान जाता है और तत्पश्चात यूरोप पहुंचता है शतरंज। तो शतरंज के खेल जो है गुप्त काल में चालू हुआ था, शुरू हुआ था। प्रवरसेन प्रथम जो का वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी तथा वाकाटक शासन प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके देखिए 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे प्रवरसेन प्रथम ने। इसके साथ ही इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी कराए थे। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने, प्रवरसेन ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किया है। तो आपको पता है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल है। सांख्य जो है पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन की में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया है। अब बात करते हैं महर्षि पतंजलि ने जो है योग दर्शन का प्रतीत आचार्य माना है। तो महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के आचार्य थे। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबंधित दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग की विवेचना की थी।
इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। अब आते हैं नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन। मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि, तो किसमें, आचार्य गंगेश उपाध्याय की एक कृति थी तत्व चिंतामणि में जो है नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिलता है। अब है अग्निकुल के जो राजपूत थे उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहास वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल लेख में मिलता है। तो गुर्जर जाति का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐहोल के लेख में। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट का जो हर्षचरित है और ऐहोल लेख है ये गुर्जरों के विद्वान को बताते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, तो ये बात कर रहे हैं हम गुप्तोत्तर काल की, गुप्त के बाद कौन सा हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ था। और इसकी संज्ञा हमें कहाँ से मिलती है, ग्वालियर के अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था जो संबंधित सिंध अरब का शासक था। तो मलेच्छों को किसने हराया था, गुर्जर प्रतिहास का जो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, उसे मलेच्छ विनाशक भी कहते थे। उसके बाद क्या है, राष्ट्र, उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 736 में होती है गुप्तोत्तर काल में, जिसे दंतीदुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाता है और दंतीदुर्ग के संबंध में एक कहावत है कि वे उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता जो थे राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। अब बात करते हैं मौखरी गुप्तों के सामंत थे। मौखरी कौन थे, ये गुप्तों के सामंत थे, गुप्त साम्राज्य के सामंत थे। मूलतः गया यानी कि बिहार के निवासी थे और मौखरी वंश के शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो है कन्नौज बनाई थी। अब हर्ष के समय में विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। तो हर्ष के समय की जो रचना है हर्षचरित से प्राप्त होती है। इसमें कुछ कल्लड़ की कृति भी है। कल्लड़ की कृति में जैसे कि राजतरंगिणी में भी इसका वर्णन मिलता है हर्षचरित्र का, हर्ष के बारे में राजतरंगिणी से मिलता है। और कुछ चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष भी बैठता था और राजश्री दोनों कन्नौज के शासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। तो राजश्री को सहायता प्रदान करने के लिए वो अपनी थानेश्वर से कन्नौज अपनी जो है राजधानी को स्थापित कर देता है। अब देखो इसमें अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने विभिन्न धर्मों के एवं संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता जो है हेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसमें महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था और इसमें 18 देश के राजा शामिल हुए थे। हर्ष की जो विजयों के, हर्ष बहुत प्रतापी शासक था तो हर्ष ने बहुत विजय की, तो उसकी विजयों के कारण जो है पश्चिमी सीमा नर्मदा तक पहुंच गई थी और पुलकेशन द्वितीय भी उत्तर की ओर से राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इसी स्थिति में जो है पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के बीच में एक युद्ध हो जाता है और नर्मदा के तट पर यह युद्ध होता है जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर देता है। पुलकेशन द्वितीय हर्ष को पराजित कर देता है और इसका वर्णन जो है पुलकेशन द्वितीय के एहल प्रशस्ति तथा हेनसांग के विवरण में इस युद्ध का साक्ष्य मिलता है। तो पुलकेशन द्वितीय का जो एहोल का प्रशस्ति है उसमें मिलता है कि पुलकेशन द्वितीय जो है हर्ष को पराजित कर देता है। अब देखिए हर्ष के समय में सर्वप्रमुख जो घटना थी वो चीनी यात्री हेनसांग की भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारत के लिए 629 में प्रस्थान किया था और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसे सी यू की कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। किसे, हेनसांग के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हेनसांग को यात्री को राजकुमार कहा जाता है और उसने भीनमाल की जो है यात्रा की थी। हेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध तथा निर्दोष
सिद्ध किए जाने के लिए अग्नि जल विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं भी ली जाती थी कि कोई आदमी जो है सही बोल रहा है तो उसकी परीक्षाएं होती थी। जहर पिलाया जाता था उसे, अग्नि या जल में डुबाया जाता था। अगर वो बच गया तो वो ठीक है, नहीं तो वो झूठ बोल रहा था। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों में घाटों बिक्री आदि वस्तुओं पर भी कर लगते थे, मतलब रास्तों पर भी टैक्सेशन था। हैनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। 637 ईस्वी में हिंसा ने नालंदा विश्वविद्यालय जाता है और इसका जो जाने का उद्देश्य था कि ये जो है बौद्ध साक्ष्यों को, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करता घूम रहा था। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हिंसोंग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था गुप्त साम्राज्य में। हिंसांग बताता है, चलो ये काम का नहीं है, देखो, बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों की चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। किसने? बाणभट्ट ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों की चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियां, जिसमें कि पाल, हार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में, यानी कि पाल, गुर्जर इतिहास वंश और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष होता है। और यह त्रिकोणीय संघर्ष जो कई सदियों तक चला था, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को ही सफलता मिली थी। अब चीनी यात्री इत्सिंग के बारे में बताते हैं। तो चीनी यात्री इत्सिंग जो है 671 से 695 में जब वह युवक था तब आया था। अपने 37 बौद्ध सहयोगी के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष देखने की इच्छा के पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। वह दक्षिण समुद्री मार्ग से आता है और प्राचीन काल में ही चीनी लेखकों को भारत का उल्लेख यिनतू यानी कि थियानतू नाम से किया गया। तो भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? युनतू और थियानतू। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा 1193 में नष्ट कर दिया गया और यह है भारत का बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। उसके बाद भारत में जो बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। उसके बाद देखिए शंकराचार्य जी होते हैं, जो शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता था। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म जो है केरल के छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता था। द्वैत अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। शंकराचार्य ने जो है 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला मठ है श्रृंगेरी कर्नाटक, द्वारका गुजरात, तीसरा पुरी उड़ीसा और चौथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड। और इन्होंने 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वर आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। तो ये था हमारा गुप्त काल, और गुप्तों के बाद जो इंडिया में हुआ गुप्तोत्तर काल, उसके बारे में पूरा वर्णन है। अब आते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ, तो देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो आपको पता है गुप्त वंश ने जो है 319 से 500 ईसा पूर्व, ये पहले ही बताया गया है, इसमें शासन किया था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो, निम्न में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो ये हमने आपको बताया था। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने किए थे। देखिए यूपीसीएस मेंस 2003 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रवरसेन ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये प्रश्न भी 3 बार पीसीएस में पूछा हुआ है, छोटी मोटी परीक्षा नहीं, पीसीएस में पूछा हुआ है। और किसने कहा था? ये कहा था अर्ली हिस्ट्री के रचयिता विंसेंट स्मिथ ने। प्राचीन भारत का नेपोलियन, देखिए क्वेश्चन, समुद्रगुप्त, ये फिर से रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त आपको पता, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहते हैं देवगुप्त, देवश्री, देवाप्रिय, ये सभी किसके नाम थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम थे। देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो था वो था आपका समुद्रगुप्त। चलिए, असुविधा के लिए खेद है, एक कॉल आ गई थी थोड़ी सी। तो
क्वेश्चन नंबर 7 है, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो इलाहाबाद का जो अभिलेख है वो दोनों का वर्णन करता है, समुद्रगुप्त का भी वर्णन करता है और अशोक का भी वर्णन करता है इलाहाबाद का अभिलेख। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो अभी बताया समुद्रगुप्त के बारे में और अशोक के बारे में। उसके बाद है, प्रयाग प्रशस्ति किस सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयाग प्रशस्ति किस सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये देती है आपके समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का शासक का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें जो कौशल का शासक था वो था महेंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये मिलता है जहांगीर का लेख। इसने भी अपने जहांगीर और बीरबल का लेख मिलता है, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। उसके बाद है, पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? तो पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि जो थी समुद्रगुप्त की थी। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और इसमें से जो राइट रॉन्ग का पता लगाना है। देखते हैं तो पढ़ते हैं। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, तो हरिसेन था, बिल्कुल कवि था वहाँ का, ये सही है। उसने देवकी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, ये गलत है। देवकी चंद्र गुप्तम जैसे काव्य की रचना उसने हरिसेन ने नहीं की थी। वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कहलाता है, तो ये भी सही है, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन डी यानी कि 1 और 3 सही आंसर इसका हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्री का क्वेश्चन है ये। तो देखिए बच्चों का शोर आ रहा होगा आपको, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब दूसरे पड़ोसी के बच्चे उनको धमका थोड़ी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो देखिए धनंजय जो था, देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य जो थे उनका हम इसमें विवरण देंगे। तो कौन था? तो सबसे पहले आता है हमारा धनंजय। तो इसका समकालीन कौन था? तो धनंजय के समकालीन जो था वो था कुस्तलपुर। उसके बाद है नीलराज, और नीलराज का जो संबंधी राज्य था वो अवमुक्त था। उसके बाद है उग्रसेन, और उग्रसेन का था आपका पालक का, और विष्णुगोपा का था आपका कांची। तो आप इसको मैच कर सकते हो और इसको देख सकते हो। देखिए इसमें बताया है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, तो धनंजय का कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन आपका पालक्का का उनका राज्य था, और विष्णुगोपा का कांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ की किसकी कृति में है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में जो लौह स्तंभ है वो आपका चंद्र की स्थिति में है, मतलब कि चंद्र राजा के बारे में बताता है, जिसको कि इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय ही माना है, जो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो आपका गुप्त साम्राज्य जो था हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, और अंत में जो है त्रिपक्षीय युद्ध में जो है गुप्त वंश का खात्मा हो जाता है। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हूणों ने जो भारत में आक्रमण किया था उसने स्कंदगुप्त के काल में किया था सबसे ज्यादा आक्रमण। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो अभी ऊपर आया था, गुप्त काल से स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त ने इन पर क्या हुई थी? विजय प्राप्त की थी। तो स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया था वे थे? तो गुप्त साम्राज्य जिसने गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था उसे कहते हैं स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? देखिए कि क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करके अलग अलग पूछा गया, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन को देखा कीजिए, आपको आंसर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये मिलता है भीतरी स्तंभ लेख, जिसमें कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करने का विवरण इसमें मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त साम्राज्य के पतन विभिन्न कारणों से थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण थे वो थे अरब आक्रमण। कौन सा नहीं था? तो अगर अरब आक्रमण नहीं था, हूण आक्रमण था, सामंतीय शासन था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी उनके पतन का कारण था। लेकिन अरब आक्रमण उस समय पे कोई नहीं हुआ था। अरब का आक्रमण आपका 712 में सबसे पहले दाहिर ने किया था सिंध पर। उसके बाद है
शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, शक शक विनाशक या शक विजेता। क्वेश्चन नंबर 25 है, रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 26 से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं जिससे जल्दी हो जाए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री फायन ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही से मिलित नहीं है? तो देखिए, कुमारगुप्त का विवरण मंदसौर के अभिलेख से मिलता है, ये ठीक है। पथिक का जो तक्षशिला के अभिलेख से मिलता है, ये भी ठीक है। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी की गुफा से मिलता है, ये गलत है। स्कंद समुद्रगुप्त का जो एरन अभिलेख से मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। उदयगिरी की गुफा अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त का मिलता है वर्णन। नेक्स्ट है हमारे पास ये है कि कुछ उनकी रानियां और शासक हैं, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको ले चलते हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ ले चलते हैं। तो चंद्रगुप्त की जो रानी थी वो कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त की जो थी वो दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी तथा कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी थी। तो कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी, चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी। नेक्स्ट है हमारे पास, ईसा की तीसरी शताब्दी जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारिक अधिकाधिक किस पर निर्भर हुए थे? तो आपको पता दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर अधिकाधिक निर्भर हो गए थे जब हूणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य जो है समाप्त हो चुका था उस समय पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल में भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित था? तो एक पतन जो था वो था आपका ताम्रलिप्ति गुप्तोत्तर काल में जो भारतीय व्यापार संचालित था। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ये निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारत के लिए कोई नहीं था, सभी दक्षिण और पश्चिमी के लिए किए जाते थे। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो आपको पता है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन में जो है वस्त्रों का उत्पादन होता था। क्वेश्चन 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो विशाख दत्त का जो प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में दुराब संधियों के बारे में। जो दुराब संधियाँ थी, जो कुछ उसके गलतियाँ थी, उनके बारे में ये बताता है एक तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय के लिए जाना जाता था? तो आयुर्विज्ञान के लिए जाना जाता था आपका, आयुर्विज्ञान के लिए कोई नहीं जाता था, जो सुश्रुत था वो जाना जाता था शल्य चिकित्सा के लिए। इसको जो है हटा दिया गया था क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो औषधि काल में देखिए इसमें सुश्रुत का वैसे आप लगा सकते हो, लेकिन जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका इनमें से कोई भी आंसर इसने सही नहीं माना था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो देखिए जो है भास्कराचार्य का नहीं है, ये खगोलविद थे भास्कराचार्य। बाकी धर्मवत्री, चरक और सुश्रुत, ये तीनों के तीनों क्या थे? आयुर्वेद शास्त्र के बहुत प्रख्यात ज्ञाता थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य, और ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है। तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये बिल्कुल ठीक है, उपयोग औजारों का उपयोग तो होने लगा था। दूसरा है, तीसरी शती के ईस्वी के आरंभ में शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं, प्रत्यारोपण यानी कि बदली जो है अंग प्रत्यारोपण वो नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही हो जाएगा कि 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत दिया गया था, कोण के ज्या यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा। और 7वीं शती में ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत आया था, ये भी सही हो जाएगा। तो 7वीं शती में चक्रव्यूह सिद्धांत, 5वीं सदी में जो है कॉस थीटा साइन थीटा, और जो है प्रथम शती में जो है जो चिकित्सा थी वो औजारों से की जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय यात्री फाया ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, ये स्थित था। तो जो अस्पताल जो उल्लेख था वो था पाटलिपुत्र के अंदर अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? देखिए यही क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसने पूछ लिया है। तो चंद्रगुप्त के नवरत्नों में जो फलत ज्योतिषी थे वो थे आपके छपड़क, जो फलत ज्योतिषी थे। और क्वेश्चन नंबर 43 है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय तथा सूर्यास्त होता है? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। तो देखिए
और पश्चिम वेस्टर्न कंट्री से पहले इंडिया में ही बताया गया था कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है और दिन रात इसी कारण होते हैं। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो अधोलिखित में जो है आपका दीनार जो है गुप्तकालीन मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा किसे कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा अभी बताया आपको, दीनार को कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम था? तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक यानी कि रूपक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जारी सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने सिक्के जारी किए थे। उसके बाद है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो गुप्त काल के नाटकों में स्त्री और शूद्र जो थे वो प्राकृत भाषा में बोलते थे, बाकी जो ब्राह्मण थे वो किस में बोलते थे? वो संस्कृत में बात करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य जो एरंड से प्राप्त हुआ, जो कि आपको पता है कि उसमें गोपराज नाम के सेनापति की पत्नी का जो है सती होने का वर्णन मिला है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईसा पूर्व। ये सीरीज का अंतिम प्रश्न है, इसका हम जो है आपको डायरेक्ट आंसर करा देते हैं। तो उसमें सुमिल ने किया था, तो सॉरी इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं किसके बारे में पूछ रहा है। हाँ, तो ये शासक थे और उनका जो है उनकी जो उपाधियां हैं उनके बारे में ये वर्णन कर रहा है। तो देख लेते हैं किस शासन की कौन सी उपाधि थी। तो डायरेक्ट उपाधि पे चलते हैं। ये अशोक को जो है प्रियदर्शन कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की और स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की। आगे भी क्वेश्चन हैं, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, नगरों का क्रमिक पतन किसके काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का जो क्रमिक पतन जो हुआ था गुप्त काल, जिसमें कि मथुरा, काशी और उत्तर प्रदेश के बहुत से बड़े बड़े जो थे आपके खत्म हो गए थे राजवंश। किस शासक क्वेश्चन नंबर 54, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? तो ये दिए थे गुप्त वंश के शासकों ने। और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आप कहोगे तो हम क्वेश्चन और भी करा देंगे, फिलहाल इनको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का शासनकाल जो है स्वर्णयुग कहा जाता है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, जिससे कि हम और भी प्रश्न आपके लिए लेकर के आएँ और इससे भी अच्छे नोट्स आपके लिए बना करके लाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।